हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किरचॉफ के द्वितीय नियम के ऊपर आधारित कुछ उदाहरण किए थे। अब हम किरचॉफ के नियम पर आधारित ही एक बोर्ड में पूछा गया न्यूमेरिकल था, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये उदाहरण है आपके पास में, उदाहरण 6.3। क्या दे रखा है इस उदाहरण में, देखिए 6.3। ये प्रतिरोधों का एक नेटवर्क दिया गया है घनाभीय आकार में। तो ये इनके फलकों के संगत यहाँ प्रतिरोध जो है वो लगे हुए हैं। तो ये 12 प्रतिरोध हैं फलकों के, नहीं इनके किनारों के संगत। ये इस तरीके से ये प्रतिरोध है, ठीक है। ये प्रतिरोध है। ये सभी प्रतिरोध हम कैपिटल आर मान करके चल रहे हैं। कैपिटल आर समान प्रतिरोध है जो यहां इन कोरों के संगत लगे हुए हैं। और यहां पर जो है एक बैटरी लगाई गई है 10 वोल्ट की। इसका मैं ईएमएफ ई लिख रहा हूं, प्लस और माइनस, और इसे हम यहां से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक प्रतिरोध जो है वो आर ओम का है। आर ये सभी प्रतिरोध हम आर ओम के ले रहे हैं। ठीक है। अब यहां आपको निकालना है कि परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी। ठीक है, तो हम कैसे निकालें इस परिपथ में प्रवाहित धारा। 10 वोल्ट की हमें बैटरी दे रखी है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान जो है वो आपके पास में वो कैपिटल आर है। तो फिर यहां से हम इसको पॉइंट दे दें ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई एफ जी एच। ई ये एफ, ये जी और ये एच। ठीक है। तो फिर हम यहां से सबसे पहले ये मान लेते हैं कि बैटरी के द्वारा जो इस नेटवर्क को दी गई धारा है वो धारा हम सुविधाजनक रूप में 3I मान लें, क्योंकि जो धारा यहाँ आई जाएगी इस ब्रांच में जाएगी, तो यहाँ आते ही किरचॉफ के नियम से इस धारा का जो है वो वितरण होगा। और चित्र में सममिति है, सारे प्रतिरोध समान हैं, तो यहाँ इस बिंदु पर जो धारा का वर्गीकरण होगा वो सेम होगा। तो मैं I मानता हूं, तो I/3 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 लेना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए हम यहाँ ये मान लें कि इस स्रोत के द्वारा दी गई धारा 3I है। और 3I है तो फिर ये धारा जैसे ही यहाँ पर जाएगी तो I तो इस ब्रांच में चली गई, और I इस ब्रांच में चली गई, I इस ब्रांच में चली गई। अब ये धारा जो है हमने किरचॉफ के प्रथम नियम के मुताबिक इसका जो है हमने वितरण कर दिया। लेकिन अब आप देखेंगे ये धारा I जब यहां पर पहुंचेगी तो इसका I/2 हिस्सा इधर और I/2 हिस्सा इधर। ठीक। अब यहां से जो ये धारा I जा रही है तो इसका भी I/2 हिस्सा इधर और I/2 हिस्सा ऊपर की तरफ। ठीक। अब यहां से हम ये देखेंगे ये धारा जब I पहुंचेगी यहां आते ही ये भी I/2 इधर आ जाएगी और I/2 इसमें चली जाएगी। लेकिन इस ब्रांच में कितनी I/2 ये आ रही थी, I/2 ये आ रही थी, तो ये अगेन यहां पर I हो जाएगी। ठीक है।
यहां पर जाते जाते ये जो धारा है हमारे पास में, ये भी जो है वो आई हो जाएगी। क्यों? I/2 ये आ रही थी और I/2 ये आई, तो ये धारा आई हो गई। इधर से भी ये धारा जो थी हमारे पास में वो कितनी थी? I/2 थी। आई धारा गई तो आई धारा गई तो ये I/2 जो है इधर चली गई, I/2 ये चली गई। ठीक, लेकिन ये धारा यहाँ पर I/2 आएगी, ये भी I/2 आएगी, तो अगेन ये धारा आई हो जाएगी। तो अब यहाँ पर पहुंचने वाली धारा देखो, आई तो इधर से आ रही, आई ये जा रही है, आई ये आ रही है, तो अगेन ये धारा कितनी हो गई? 3I हो गई। तो ये विभिन्न शाखाओं में सममिति के आधार पर हमने धाराओं का जो है वो वर्गीकरण कर लिया। ठीक है, अब धाराओं के वर्गीकरण के बाद में हमें यहाँ एक तो प्रवाहित धारा निकालनी है, दूसरा जो है यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसका जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा परिपथ का। तो दो चीजें हमें निकालनी है, तुल्य प्रतिरोध और प्रवाहित धारा। तो हम यहाँ पर धाराओं का वर्गीकरण किससे कर चुके हैं? किरचॉफ के प्रथम नियम से कर चुके हैं। अब हमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है। ठीक है, तो मैं यहां लेता हूं बंद लूप ABCDGA में, बंद लूप ए से चले तो हमारे चलने की डायरेक्शन ये है, ABCG, फिर वापस इस लूप में आ गए ए। तो बंद लूप इसमें बाई के एसएल, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बाई किरचॉफ सेकंड लॉ। चलो स्टार्ट करते हैं। ए से चालू किया हमने, तो यहाँ आई था और ये आर था, तो विभवांतर आई आर, तो चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो विभवांतर माइनस आई आर लिया जाएगा। अब पहुंचे बी पर, तो बी से सी की तरफ जाना है हमें, तो यहाँ I/2 है, ये आर है, वही सेम डायरेक्शन है चलने की, तो विभवांतर एक बार फिर से हमारे पास में नेगेटिव ही आएगा। फिर यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये करंट हमारे पास में कितनी आई? ये करंट आई को आर से करेंगे, चलने की डायरेक्शन भी यही है, तो माइनस का आई आर। फिर पहुंच गए हम कहां पर? जी पर। फिर आते ही माइनस, और यहाँ आपके पास में जो है ये बैटरी ईएमएफ जो है इसका ई मान के चल रहे हैं एक बार से, ये ई इक्वल 10 वोल्ट है, वैसे तो दिया हुआ है लेकिन मैं एक बार ई ले लेता हूँ, तो प्लस पे निकलेंगे तो प्लस ही रहेंगे, तो प्लस का ई। ये हमारे पास में राउंड घूम गया पूरा, ये वापस पहुंच गए, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमने ये बात ली। तो हम ये भी लिख सकते हैं ई बराबर, तो आई आर और आई आर तो 2IR हो गई, और प्लस में I/2 इंटू में आर, क्योंकि ई को जो है हम इधर रख लें, इन सबको उधर शिफ्ट कर लें। तो ये कितने बन गए हमारे पास? 5IR/2 हो गई, तो ई बराबर 5IR/2। ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 हो गई। ठीक है, 5IR/2। ये विद्युत वाहक बल का मान हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप इसे नोट कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात पर आते हैं। देखिए क्या, यदि मैं ये कहूं कि इसका तुल्य परिपथ, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, ठीक है, यदि इस A और G के बीच में मैं केवल एक ही प्रतिरोध लगा दूं और वो भी R इक्विवेलेंट के बराबर, जैसे मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं, तो ये मैंने जो है वो R इक्विवेलेंट ले लिया, किस किस के बीच? R इक्विवेलेंट, ये बैटरी वही 10 वोल्ट की, और ये आपके पास में जो पॉइंट था ये वही E इक्वल 10 वोल्ट प्लस माइनस जाने वाली करंट 3I हम ले लें, ये पॉइंट A है, ये रहा, और ये पॉइंट G रहा। तो A और G के बीच तुल्य प्रतिरोध यदि हम इस तरीके से लिख लें, तो ये सारा नेटवर्क था उसका मुकाबला ये अकेला ही कर रहा है, और जाने वाली करंट इसमें 3I है। तो फिर ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? V बराबर IR। तो फिर तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए
तुल्य परिपथ के लिए E इक्वल करंट कितनी 3I, इनमें R इक्विवेलेंट। ठीक, ये बात नंबर कितनी है हमारे पास में 2। अब 1 व 2 से क्या रीजन निकला 5/2 IR इनटू में इक्वल में 3I REQ। अब I से I तो कैंसिल हो गया, आपको R इक्विवेलेंट चाहिए, तो R इक्विवेलेंट जो आया वो 5, ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 5/6 इंटू में R। ये तो हो गया हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध परिपथ का। ठीक है, तो इस तरीके से हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो कहां तो हमारे पास में ये 12 प्रतिरोध, कहां ये एकला R इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू ये आ गई। लेकिन सपोज कीजिए कि ये R की वैल्यू आपके पास में 6 ओम होती, तो हम R की जगह 6 रख देंगे, तो 6 से 6 कट जाएगा, ये 5 ओम ही आ जाएगा इक्विवेलेंट। तो ये एक डेरिवेशन समझे हम, यहाँ तो ये R लेकर के किया है, लेकिन R की जगह यदि हम कुछ भी रख दें, यहाँ 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम जो भी रख दें, तो फिर उसमें ये फार्मूले में R की जगह रख दें तो उतने का इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमने एक बार इसको R मान करके किया है। तो अब रही बात धारा की, धारा कैसे निकालें। तो धारा निकालने के लिए हम देखें कि प्रतिरोध तो है हमारे पास में 5/6R। ठीक, और ये 10 वोल्ट दे रखा है हमें, तो फिर परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए कैसे करेंगे देखें। मैं इसको यहां से मिटाता हूं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा कैसे निकालेंगे। 10 वोल्ट की बैटरी है, परिपथ में कुल धारा 3I है, तो 3I बराबर, क्योंकि I बराबर V बटे में R, तो फिर E बटे में REQ। लेकिन 3I बराबर E की वैल्यू तो 10 वोल्ट है, और बटे में R इक्विवेलेंट तुम्हारे पास में 5/6 है, तो 5/6, तो 6 चला गया ऊपर, और इनटू में क्या हो गया R, तो ये R यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास में 10। ठीक, 5 दूनी 10, तो फिर ये हमारे पास में 3I बराबर 6 दूनी 12, 12 बटे में कितना आ गया R। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारे पास में R की वैल्यू जो है वो ये होगी। लेकिन यहां ये कहा गया है कि ये प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है, तो R बराबर 1 ओम, ये सारे प्रतिरोध 1 ओम के हैं। हमने एक बार डेरिवेशन के हिसाब से इसको लिया था 1 ओम, ये सभी जो प्रतिरोध है वो 1 ओम के हैं, तो 1 ओम। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर हम लेकिन R इक्वल 1 ओम, तब आपके पास 3I बराबर 12 बटे में 1 हो गया, तो 12 एम्पियर हो गई। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान जो है वो 12 एम्पियर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे हम ये कर सकते हैं। तो कुल धारा तो इतनी हो जाएगी, और इस प्रत्येक ब्रांच की बात की जाए तो इसमें 3 का भाग दे देंगे, तो ये I का मान 4 एम्पियर इधर, 4 इधर, 4 इधर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। अब हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यह आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास में व्हीटस्टोन सेतु, इसको मैं हटा देता हूं। व्हीटस्टोन सेतु,
तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? तो यहां हम ये देखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों का एक चतुर्भुजीय संयोजन है। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों का चतुर्भुजीय संयोजन है, जिसकी सहायता से इनमें से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान अन्य 3 ज्ञात प्रतिरोधों के पद में ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों का चतुर्भुजीय संयोजन है, जिसकी सहायता से इनमें से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान अन्य 3 ज्ञात प्रतिरोधों के पद में ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब 3 ज्ञात हैं और चौथा अज्ञात है, तो उस अज्ञात का मान हम अन्य 3 ज्ञात प्रतिरोधों के पद में ज्ञात कर सकते हैं। अब रही बात ये कि व्हीटस्टोन सेतु की जो बनावट है और उसका सिद्धांत क्या है, तो ये दोनों ही चीजें रिलेटेड हैं। तो हम अगले वाले पद पे आएंगे, व्हीटस्टोन सेतु की जो बनावट है और सिद्धांत। तो ये जो है नेक्स्ट बात क्या है देखेंगे। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत। बनावट एवं सिद्धांत। देखें, ये हमारे पास में व्हीटस्टोन सेतु की बनावट है। इसकी इस भुजा में ये प्रतिरोध P, इसमें ये Q, इसमें ये R और यहां पर S। ये 4 प्रतिरोध जो है वो इस तरीके से लगे हुए हैं।
ये हमारे पास में P Q R और ये S, और ये बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E है, ये कुंजी K1 है और एक ये कुंजी K2 है। ये गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है। दो धारा मापी हमें किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा और साथ ही साथ जो है वो हमें क्या बताता है, जो है धारा का मान भी ज्ञात करता है। तो ये हमारे पास P Q और R और S, अब ये तो है अज्ञात और P और Q और R हैं ये ज्ञात। तो फिर ये A B C और D ये हमारे पास में पॉइंट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि AB के बीच में P है, BC के बीच में क्या है Q है, और AD के बीच में जो है वो R है, और CD के बीच में S है, और A और C के बीच में बैटरी लगी हुई है कुंजी K1 सहित, और ये कुंजी K2। तो ये तो हो गई इसकी बनावट, ठीक है। तो इसकी बनावट हो गई। तो अब यहां से हम ये देखें कि धारा बहती है वो कौन कौन से में क्या जाती है। यहां से धारा मान लीजिए कि आई गई, तो आई में से I1 जो हिस्सा है वो तो ऊपर की तरफ चला गया और I2 हिस्सा नीचे की तरफ चला गया। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से हमने धारा का वर्गीकरण कर दिया। ये स्विच हमने ऑन कर दिया, ये भी ऑन कर दिया। जैसे ही I1 यहाँ पर पहुंचेगी, I1 ये पहुंची, इसमें से IG जो है वो नीचे की तरफ चली गई, और बाकी कितनी रह गई I1 माइनस IG, वो इस प्रतिरोध Q से चली गई। अब आ गए हम यहाँ कितनी पहुंचेगी I2, ऊपर से कितनी आ रही थी IG। जब I2 और IG दोनों मिलेंगी तो यहाँ से कितनी धारा फ्लो होगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास में जो है धारा आ रही थी I2 और ये थी IG, तो ये धारा हो गई हमारे पास I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, ठीक है। अब यहां से ये I1 माइनस IG और ये I2 प्लस IG आएगी, तो IG से IG कट जाएगी, वापस I1 प्लस I2 हो जाएगी। तो यहां से ये धारा अगेन क्या बन जाएगी, I बन जाएगी। तो ये विभिन्न शाखाओं में हमने धारा का जो है वर्गीकरण कर दिया किरचॉफ के प्रथम नियम को ध्यान में रखते हुए, ठीक। अब यहां हम बनावट में देख रहे हैं क्या कि चित्र में चतुर्भुज ABCD की भुजाएं जो हैं AB BC और AD और CD, इनमें क्रमशः 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। तो चित्र में चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB BC AD एवं CD में क्रमशः प्रतिरोध P, Q, R एवं S संयोजित है, ठीक। भुजा जो है टर्मिनल A व C के मध्य, टर्मिनल A व C के मध्य बैटरी E, कुंजी K1 सहित संयोजित है तथा
टर्मिनल बी व डी के मध्य, टर्मिनल बी व डी के मध्य धारामापी जी कुंजी K2 सहित संयोजित है, कुंजी K2 सहित संयोजित है। कुंजी K2 सहित संयोजित है। तो ये तो हमारे पास में हो गई बनावट। कैसी क्या बनावट है? अब रही बात ये कि व्हीटस्टोन सेतु परिपथ की जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं में धारा का जो वर्गीकरण है वो हमने किरचॉफ के प्रथम नियम को ध्यान में रखते हुए किया है। फिर ये बात हम कैसे लिखेंगे पैरा छोड़ करके? परिपथ की विभिन्न शाखाओं में धारा का वर्गीकरण किरचॉफ के प्रथम नियम को ध्यान में रखकर, तो परिपथ में विभिन्न शाखाओं में धारा का वर्गीकरण किरचॉफ के प्रथम नियम को ध्यान में रखकर किया गया है तथा चित्र में दर्शाई, तथा जो धारा है वो चित्र में दर्शाई भी गई है। ठीक है, ये धारा आपके पास में है। अब रही बात ये कि सिद्धांत क्या कहता है। ये तो बनावट की बात चल रही थी, लेकिन अब सिद्धांत की बात क्या है उस पर हम आए तो उसका पैरा छोड़ करके हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम कुंजी K1 तत्पश्चात हम कुंजी K2 लगाएं तथा प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित किया जाए कि बीडी भाग में प्रवाहित धारा का मान 0 हो जाए। हम इन PQRS प्रतिरोधों का ऐसा सामंजस्य बैठाएं कि बहने वाली धारा बीडी भाग में 0 हो जाए, अर्थात धारामापी कोई विक्षेप ना दे। तब यह व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था होती है और इस संतुलन अवस्था में P/Q बराबर R/S रहता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो मैं एक बार फिर बोल देता हूं ये बात कि पहले हमने कुंजी क्या लगाई K1, उसके बाद में कुंजी क्या लगाई हमने K2। ठीक है, तो कुंजी K1 सर्वप्रथम कुंजी K1 तत्पश्चात कुंजी K2 लगाई जाए तथा प्रतिरोधों P, Q, R एवं S को इस प्रकार समायोजित किया जाए जिससे कि बीडी भाग में कोई धारा प्रवाहित ना हो, अर्थात गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप ना दे। तब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होता है और उस अवस्था में एक बात पक्की है कि P/Q बराबर किसके हो जाता है? R/S की। कहने का मतलब मैं यहाँ 1 ओम ले लूँ, यहाँ 2 ओम ले लूँ तो अनुपात क्या बना? 1/2। और यहाँ मैं 3 ओम ले लूँ, यहाँ 6 ओम ले लूँ तो इसका अनुपात भी क्या बना? 1/2। तो यदि मैं यहाँ 1 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 3 ओम और यहाँ 6 ओम ले लूँ तो अब इस स्थिति में कोई धारा नहीं बहेगी, गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं देगा। क्यों? ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था होगी और इस स्थिति में जो P/Q है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो R/S के बराबर हो जाएगा। तो अब हम ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हम कल लिखेंगे। आप इनको ये फिगर बना लीजिए और जो है इसे एक बार आप रिवाइज कीजिए। ये परिपथ जो है ये व्हीटस्टोन सेतु ही कहलाता है, इसी का नाम व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, थैंक यू।